इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th बुक भारत और समकालीन विश्व 1 अध्याय 2 यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में साम्राज्यवाद कैसे आया और रूसी क्रांति क्या है, जिसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग। समय बर्बाद करोगे तो कोई जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी में हौसला चाहिए, जिंदगी में सफलता चाहिए, तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा समय इंस्टाग्राम पर रील्स में मत दो, इधर उधर का मत दो, पढ़ाई पर दो। सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन क्या है? पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। इसके बारे में फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में फैलते हुए आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हो। इसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। मतलब उसमें बहुत ज्यादा बताया गया है सामाजिक परिवर्तन और भावनाओं का सूत्रपात। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 स्टेट में बटे हुए थे। स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। स्टेट और श्रेणी। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा कि हम उसको बदल सकते हैं। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत विचारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया कि एक नया रूप उसको दिया जाए उस घटना को। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी, क्योंकि हर किसी का विचार अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को बदलाव के लिए तो तैयार थे बहुत सारे लोग, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। धीरे धीरे कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव थोड़ा तेजी से, प्रगति से करनी चाहिए। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनः गठन जरूरी है, मतलब समाज को फिर से रचना जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, जो समझ लो एक तरह से अपने तानाशाही के लिए ही जाने जाते हैं। कुछ उदारवादी, जिसको बोलते थे लिबरल। उदारवादी में हम लोग आते हैं, और रूढ़िवादी में आते हैं वो लोग जो पहले ही से राजतंत्र खानदानी अमीर लोग हैं, वो लोग आते हैं, जिनको काम ही है कि दुनिया को अपने विचारों पर चलाना है, चाहे हमारा विचार फालतू हो चाहे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है। वो रूढ़िवादी ही अपनाते हैं। तो हम एक तरह से समझ लो कि बेकार सी बात है। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का मतलब था राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो सामान्य थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। मतलब हर काम को, हर शब्दों में एक ही अर्थ नहीं होता, उसका एक ही मतलब नहीं निकलता है। इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। 18वीं तक पढ़ लिए हैं, अब 19वीं सदी से शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, कैसे परिवर्तन किए, क्या क्या काम किए थे। इसके बाद हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप
समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों के श्रृंखला का हिस्सा बन गया। जब भारत में 1971 में जब पूरी दुनिया नाटो जब हमला करने वाला था भारत पे, तो अकेला 40वां बेरा भेजा था कौन? रूस। और सभी लोगों का खटिया खड़ा कर दिया था, भाग जाओ नहीं तो एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। और उसी समय बंगाल में पाकिस्तानियों को मारा गया, एकदम विक्रांत को भेजकर आर्मी को उतार कर धूम दिया गया। और 120 सैनिकों को लेकर उधर राजस्थान में रहकर पाकिस्तान के हजारों टैंकों को रोक दिया गया था। 120 आदमी के वजह से, 120 सोल्जर हिंदुस्तानी के वजह से पूरे एक बटालियन को रोक दिया गया, जिसमें 600 से भी ज्यादा सैनिक थे और करीबन सैकड़ों तोपें थी उसमें, जो सब अमेरिका वाले ने दिया था। अमेरिका वाले चाहते ही थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाए, क्योंकि वो किसी को एक देखना नहीं चाहते, ना खुद एक है ना दूसरे को एक देखना चाहता है। वैसा घटिया देश है वो। अब हम पढ़ेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इसके बारे में अभी ऊपर जिसके बारे में हम पढ़े, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, अभी इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर विस्तार में हम जानेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी का काम था समाज में परिवर्तन लाओ, इसको फिर से एक तरह से जागरूकता लाओ। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, चर्च को। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन और उसके बाद से कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ये लोग चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोध में थी। मतलब उदारवादी समूह जो था ये बोलता था कि खानदानी राजवंश वाले जो विचारधारा है उसको खत्म कर दिया जाए। वे सरकार के सक्षम व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से उपयुक्त और मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। देखो, ये मानते थे कि उन राजतंत्रों को हटाकर एक प्रतिनिधित्व वाली आधारित निर्वाचित सरकार का पक्ष तैयार किया जाए, वैसे शासक को तैयार किया जाए जिसको हर लोग अपने प्रतिनिधित्व भेजकर उसको चलाएं। और इसके लिए कानून अनुसार शासन कार्य चाहिए, और उस तरह ही करने के लिए जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 तरह से चलता है। पर यह समूह लोकतंत्रवादी, डेमोक्रेट नहीं था। ये एक तरह से लोगों के द्वारा चुना गया नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, केवल अमीरों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। देखो, रेडिकल वाले बोलते हैं कि बहुमत के आधार पर ही आपका सरकार बने। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, महिलाओं को भी अधिकार देने के लिए समर्थन में थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जिम्मेदारी और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। तो उदारवादी खराब है, रेडिकल समूह हमारे लिए ठीक है। और ये लोग चाहते थे हर किसी का बराबर का योगदान हो, लेकिन बहुमत ही तय करेगी कि शासन किसकी चलेगी। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन
केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब संपत्ति हो लेकिन कुछ ही लोगों के पास संकेंद्रण, मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति एक ही के पास हो। संकेंद्रण का मतलब होता है कुछ ही लोगों के पास पूरी संपत्ति का होना। तो उसके खिलाफ भी ये लोग थे, रेडिकल वाले। तो रेडिकल वाले के वजह से आज विधायिका चलता है, ठीक है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका चलती है। अब रूढ़िवादी कौन होते थे? रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। वह भी बोलते थे कि बदलाव चाहिए। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, करना चाहिए परिवर्तन। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। अब देखो, हमारे लिए दोनों तीनों जरूरी है, उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी। ये तीनों चाहिए, तीनों चाहिए तभी तो हमारा सरकार चलता है। एक से मतलब नहीं, तीनों को बराबर मिलाकर चलो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की समीक्षाओं, सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके अनुसार काफी हद तक विचारों में टकराव हुए। 19वीं सदी के क्रांति और राष्ट्रीय एकांतरण के अनुसार कोशिश किया गया कि सभी राजनीतिक धाराओं और जितने भी सीमाएं हैं, राजनीतिक धाराओं की सीमाओं, हर धारा की सीमा होती है, हर राज्य की सीमा होती है, हर मर्यादा की भी सीमा होती है, और उसके संभावनाओं को, उसके भावनाओं को स्पष्ट किया जाए। इसके आगे पढ़ते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। और औद्योगिक समाज क्या है और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ? ये राजनीति रुझान एक नए युग का उद्योग है। ये राजनीतिक रुझान जो है, जिसको समझ लो कि जिसको बहुमत है, उसको एक तरह से उसका नया ही समाज होता है। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। मतलब फैक्ट्रियों का बनाना, व्यापारी संगठन बहुत ज्यादा संपन्न हो गया था, पहले भी था। मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन को बोलते थे। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। व्यापार, फैक्ट्रियां, सबको काम करने में लगा दिया। उस पर भी कानून बना कि बच्चों को काम करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अभी काम के घंटे यानी पाली, कितना समय तक काम करना है, बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। हमारा काम 16 घंटा से 14 घंटा के करीब में होता है, 14-16 घंटा काम करते हैं हम। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आई। और औद्योगिक वस्तुओं के मांग में गिरावट क्यों आई, ये चित्र आप देख सकते हो। कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ के बताते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय एक व्यक्ति की दृष्टि से हेनरी मेहयू लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861 में इस चित्र को बनाया गया था। ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ती जाती थी, और गिरावट आई औद्योगिक में तो बेरोजगारी और भी बढ़ गई। शहर तेजी से बसते और फलते जा रहे थे। क्यों बसते जा रहे थे, फलते जा रहे थे? क्योंकि लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे ना।
शहर तेजी से बसते फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होते जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसमें रूढ़िवादी भी आया, शासन प्रक्रिया को लगा डाला। तो उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी तीनों परंपरा होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम पढ़ते हैं हमारा वर्तमान नहीं, हमारा भूतकाल मतलब पीछे का बीता हुआ इतिहास, फिर हम पढ़ते हैं आज का वर्तमान, फिर आगे का पढ़ते हैं भविष्य कि भविष्य हमारा क्या होगा। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जितना भी उद्योग था किसी न किसी मालिक का था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफी संपत्ति थी, और जो भी रेडिकल उदारवादी चाहे रूढ़िवादी में आते थे उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति था। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और जिस तरह पैसा इकट्ठा किए थे वो चाहते थे कि इस व्यवहार, इस विमर्श को, इस विचार को बहुत आगे बढ़ाया जाए और हर किसी को समझाया जाए कि वो भी व्यापार के रास्ते से आए और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस अवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है और उठाया भी जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरोध थे कि विशेष अधिकार पैदा लेते मिल जाए उसके खिलाफ है। वो ना मनबो, मैं उस सबको ना मनबो, मैं उस सबको नहीं मानने वाला है, नहीं मानेंगे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, हर किसी को स्वतंत्रता दी गई, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गया। मतलब इन लोगों के बीच में ही वो रहकर खत्म हो गया। 19वीं सदी के शुरुआत में ही सामाजिक परिवर्तन का जो इच्छा था हर किसी के में, कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूह और पार्टियों के बीच में वो फंसकर रह गया, खत्म। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रीयवादी उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे कि राजाओं को हटाओ, लोकतंत्र को निभाओ और लोकतंत्र को लाओ। राष्ट्रीयवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रीयवादी, जिसको बोलते थे गिसेपे मेजीनी, ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। कि राजा के खिलाफ साजिश रचा कि ये सब अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको राष्ट्रवादी बोलते थे। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे और उसकी रचनाओं को यूरोप में जो भी होता था वो सब लिखा जाता था। वही सब पुस्तक छपकर भारत में भी आता था, जिसको पढ़कर लोग समझते थे कि कैसे शासन प्रक्रिया को मानी जाती थी। क्रियाकलाप, मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई। मतलब एक तरह से समझो कि सब राजतंत्र को हटाकर एक लोकतंत्र को निभाने के लिए, स्वामित्व की व्यवस्था को लागू करने के लिए बैठक बुलाई गई। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे वह लिखें। जो आप भाषण दे सकते हैं उसके बारे में लिखो। संपत्ति वाले खत्म करो, जन्मजात अधिकार को हटाओ, फेंको, हमको नहीं चाहिए।
एक गरीबी खेतिहर मजदूर, एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मौझौला भूस्वामी, एक गृहस्थ, इनके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में आप टॉपिक लिखकर भी बता सकते हैं हर किसी को। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के विदिन 24 आवर में आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।